नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे हम एक बच्चे में जिसके कि माँ-बाप का डिवोर्स हो रहा हो या डिवोर्स हो चुका हो, उसमें स्ट्रेस के रिस्पॉन्सेस को कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। किस तरह की तनाव की, स्ट्रेस की प्रतिक्रिया, रिएक्शन बच्चे देते हैं अक्सर जब या तो उनके माँ-बाप का डिवोर्स प्रोसेस चल रहा हो या वो डिवोर्स ले चुके हों। एक एस्टिमेट के मुताबिक अमेरिका में इस टाइम 40% बच्चे जो हैं वो ऐसी फैमिलीज़ में ग्रो कर रहे हैं जहां पर उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, तो या तो वो एक ही पेरेंट के साथ रहते हैं या फिर वो अपने किसी स्टेप पेरेंट के साथ रह रहे होते हैं। हिंदुस्तान का अगर सिनेरियो देखें तो शायद ये परसेंटेज तो थोड़ा ही होगा, पर दिन ब दिन ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। आमतौर पर तो डेटा 1 या 2% का ही दिया जाता है जिसमें कि मैरिजेज में डिवोर्स होता है, पर आने वाले कुछ 10-15 सालों में शायद ये आंकड़ा 5% पहुंच सकता है। ज़्यादातर बच्चों के लिए, और ना ही सिर्फ छोटे बच्चे जबकि एडोलेसेंट टीनेजर्स के लिए भी, जो ये इनिशियल पीरियड होता है जिसमें कि माँ बाप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बच्चा किसी एक पेरेंट के साथ रह रहा होता है, ये जो पीरियड है ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है और बहुत सारे नेगेटिव इमोशनल, साइकोलॉजिकल, इनफैक्ट फिजिकल हेल्थ सिम्टम्स भी बच्चों में देखने में आते हैं। ना ही सिर्फ उस पीरियड में जब डिवोर्स चल रहा है, इनफैक्ट बाद में कई सालों तक कोई ना कोई साइकोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम्स बच्चे जब वो बड़े हो जाते हैं तो एक्सपीरियंस करते रहते हैं। कई साल पहले, या ये कहें कि कई दशकों पहले जो रिसर्च होती थी जिसमें कि डिवोर्स्ड फैमिलीज़ में रहने वाले बच्चे, उनकी मेंटल या इमोशनल हेल्थ को जब एसेस किया जाता था तो ऐसा पाया जाता था कि इन सब डिवोर्सेस के बहुत ही बुरे असर पड़ते हैं बच्चों के ऊपर जब वो बड़े हो जाते हैं। पर अभी जो कुछ हाल ही के कुछ सालों में जो रिसर्चेस हुई हैं वो ये बताती हैं कि ज़्यादातर बच्चे डिवोर्स्ड फैमिली के बावजूद, डिवोर्स प्रोसेस से गुजरने के बावजूद काफ़ी अच्छे खासे एडजस्टेड एडल्ट्स बन जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि डिवोर्स जो है वो अब एक काफ़ी आम घटना बनता जा रहा है और बहुत से लोग जब डिवोर्स ले लेते हैं तो उनको पता रहता है कि इसके बाद की उनकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है या कितनी अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से माँ बाप बच्चों को एक अच्छी लाइफ डिवोर्स के बाद भी दे देते हैं। हालांकि बच्चा अक्सर एक ही पेरेंट के साथ रह रहा होता है, पर फिर भी एडल्टहुड में वो इस बात को, इस सच्चाई को काफ़ी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि डिवोर्स को लेकर जो एक्सेप्टेंस है वो दिन ब दिन पूरी दुनिया में होती जा रही है, चाहे वो वेस्टर्न सोसाइटी हो या चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो। भले ही बहुत सारे बच्चे बड़े होकर एडजस्ट कर जाते हैं एक अलग तरह के फैमिली सेटअप में, अपने डिवोर्स्ड पेरेंट्स के साथ या अपने स्टेप पेरेंट्स के साथ जैसे तैसे करके वो एडजस्ट हो जाते हैं और वो काफ़ी रेजिलिएंट होते हैं, पर फिर भी बहुत सारा एम्पेरिकल एविडेंस, मतलब बहुत सारे रिसर्चेस की फाइंडिंग्स ये बताती हैं कि डिवोर्स की वजह से बच्चों में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स का बढ़ जाना और एडोलेसेंट में बहुत सारे इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स का होना आमतौर पर देखा जाता है। ना ही केवल डिवोर्स के इनिशियल स्टेजेस पर, जबकि डिवोर्स प्रोसेस के लेटर फेजेस में भी, स्टेजेस पर भी, डिवोर्स के बाद भी ये सारे असर देखे जाते हैं। अगर हम दोनों टाइप की फैमिलीज़ में पल रहे बच्चों को कंपेयर करें, मतलब एक डिवोर्स फैमिलीज़ और एक वो जो मैरिड फैमिलीज़ हैं, मतलब जिसमें पेरेंट्स कभी सेपरेट या डिवोर्स नहीं हुए, तो अक्सर यही देखने में आता है इन सब कंपैरिजन में कि डिवोर्स फैमिली में पल रहे बच्चों में सोशल, इमोशनल, एकेडमिक, हर तरह की प्रॉब्लम्स ज़रूरत से ज़्यादा मिलती हैं, मतलब मैरिड फैमिली के बच्चों के मुकाबले ज़्यादा मिलती हैं। इमोशनल स्ट्रेस जो होता है वो काफ़ी फिजिकल सिम्टम्स की फॉर्म में भी अपने को एक्सप्रेस करता है, जिसकी वजह से डिवोर्स के थ्रू गुजरना एक तरह का हेल्थ कंसर्न भी बन जाता है, क्योंकि ऐसे में बच्चों को और एडोलेसेंट्स को अक्सर डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर के पास किसी ना किसी तरह का इलाज कराना, ये उस पूरे प्रोसेस के दौरान अक्सर ज़्यादा देखा जाता है। जनरल फिजिशियंस आमतौर पर सबसे पहले वो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनसे कि हेल्थ कंसर्न्स के लिए माँ बाप और बच्चा कांटेक्ट में आते हैं,
और जो देख पाते हैं कि ये जो फिजिकल कंप्लेंट्स हैं या जो भी बिहेवियरल इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चों में डिवोर्स की वजह से शायद आ रहे हैं। तो डिवोर्स फैमिली के बच्चों का सबसे पहला कांटेक्ट जनरल फिजिशियन से आमतौर पर होता है। हालांकि अपने अपने अवेयरनेस के लेवल पर भी डिपेंड करता है। कुछ पेरेंट्स या कोई एक पेरेंट जब ज़्यादा अवेयर होता है इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए और वो ऐसा सोचता है समझता है कि बच्चे पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होगा आपसी कलेशों और लड़ाइयों का, तो वो अक्सर साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट को भी डायरेक्टली कंसल्ट कर लेते हैं। पर क्योंकि यहाँ बात इमोशनल स्ट्रेस और फिजिकल सिम्टम्स की हो रही है, तो ऐसे में अक्सर जब फिजिशियंस के पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ बच्चा कुछ ऐसे पेन या दूसरे प्रॉब्लम्स शो कर रहा होता है, तो उन फिजिकल कंप्लेंट के पीछे जब इमोशनल फैक्टर्स को असेस किया जाता है तो अक्सर डिवोर्स प्रोसेस के इर्द गिर्द घूमने वाला इमोशनल स्ट्रेस ही बच्चों में पाया जाता है। इसलिए जो भी प्राइमरी केयर फिजिशियंस हों या जो भी साइकोलॉजिस्ट हों, ये सबसे क्रूशियल एक रोल प्ले करते हैं डिवोर्स फैमिलीज को एक हेल्थ केयर के मामले में और उनको काउंसिल करने के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला जो टारगेट या चैलेंज हो जाता है ऐसे में साइकोलॉजिस्ट और हेल्थ प्रोफेशनल्स का, वो ये होता है कि फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स या जो साइंस आ रहे हैं स्ट्रेस के और साथ ही जो डिवोर्स का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पर, उसके जो साइंस सिम्टम्स आ रहे हैं उसके प्रति पेरेंट्स को अवेयर कराया जाए। और अगर बच्चा ग्रोन अप है, एडोलेसेंट है, तो उस केस में बच्चे को अवेयर कराना भी ज़रूरी है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि डिवोर्स के क्या स्टेजेस होते हैं और हर अलग अलग स्टेज पर बच्चों की मानसिकता और बच्चों के इमोशनल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होते हैं। इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, इस बारे में थोड़ा आपको बताता हूं। सालों से ऐसा ही समझा जाता था कि डिवोर्स तो एक सिंगल इवेंट होता है जो कि लीगल नेचर का होता है, पर अब कई सारी रिसर्चेस के थ्रू ऐसा वैज्ञानिकों को समझ में आया है कि डिवोर्स को अनफोल्ड होने में, उसको एक डिवोर्स का रूप लेने में कई साल लग जाते हैं। और ये जो मन मुटाव, लड़ाइयाँ, सेपरेशन से शुरू हुआ प्रोसेस है, इसको डिवोर्स तक पहुंचने में कई सालों का प्रोसेस से गुजरना होता है, जिसमें कई तरीके के स्ट्रेसेस कपल भी फेस करते हैं और बच्चे भी फेस करते हैं। 3 मोटे स्टेजेस में इस पूरे प्रोसेस को डिवाइड किया जा सकता है, इस आधार पर कि इन तीनों अलग अलग स्टेजेस में किस तरह के साइको सोशल स्ट्रेसर जो है वो बच्चा एक्सपीरियंस कर सकता है। सबसे पहला होता है इमीडिएट क्राइसिस स्टेज, जो कि 2 महीने से 1 साल तक का पीरियड हो सकता है। ये बच्चों के लिए बहुत ही शॉक का, बहुत ही सदमे का और डिसबिलीफ का पीरियड होता है। मतलब बच्चे हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। डर भी जाते हैं, सरप्राइज भी हो जाते हैं और साथ ही अबेंडेंड फील करते हैं दोनों पेरेंट्स के द्वारा। उनको लगता है कि दोनों पेरेंट्स उनको छोड़ देंगे, वो अकेले पड़ जाएंगे और ये जो डिवोर्स होगा ये उनको अकेला, अलग थलग और बहुत ही बुरी हालत में ले जाएगा। शुरुआती पीरियड है इमीडिएट क्राइसिस का, जिसमें कि बस बच्चों को पता ही चलता है, जस्ट उनको ये जानकारी मिलती है कि अब जो पेरेंट्स हैं वो अलग होने वाले हैं, वो किसी तरह से अब अलग रहेंगे और शायद अब बच्चे को या तो किसी एक पेरेंट के साथ रहना होगा या फिर किसी तरह से उनको शायद अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ ही रहना होगा। सबसे बड़ा जो असर पड़ता है, सबसे बड़ी जो चोट पहुंचती है, वो बच्चों के इस लंबे समय से कैरी करने वाले बिलीफ पर पड़ती है। जहां वो ऐसा सोचते थे कि फैमिलीज तो परमानेंट होती हैं, उनका ये बिलीफ टूट जाता है कि फैमिलीज हमेशा साथ रहेंगी और अब उनको अचानक से पता चलता है कि जिस परिवार को वो परमानेंट और हमेशा के लिए रहेगा ऐसा मानते थे, अब वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इस फेज में सबसे बड़ा जो स्ट्रेसर, तनाव देने वाला जो कारण बच्चे सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं, वो होते हैं कि पेरेंट्स के बीच लगातार चलने वाली लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट, जिसका बहुत बुरा असर पड़ता है बच्चे पे। डिवोर्स के शुरुआती स्टेजेस में पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम कम स्पेंड करते हैं और बच्चे अक्सर नेग्लेक्ट ही हो जाते हैं और ऐसे में बच्चों की ज़रूरतें, बच्चों की इमोशनल, फिजिकल हेल्थ वो अक्सर इग्नोर करते हैं, उसके प्रति सेंसिटिव कम होते हैं। बच्चा क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, किस चीज़ से वो गुजर रहा है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, क्या वो दोनों पेरेंट्स के बारे में सोचता है, समझता है, डिवोर्स प्रोसेस के बारे में उसका क्या सोचना है, कैसा है, ये सारी जो सोच, फीलिंग्स, इमोशंस होती हैं बच्चे की, ये नेग्लेक्ट कर दी जाती हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हों, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस हो रहा हो, तब तो पेरेंट्स अक्सर बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते हैं।
पर क्योंकि डिवोर्स का प्रोसेस पेरेंट्स का आपसी होता है, इसलिए इस पूरे क्राइसिस के दौरान ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं ज़्यादातर टाइम के लिए केवल खुद ही की प्रॉब्लम्स के लिए प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं। इसलिए उनकी जो ओवरऑल जो कैपेसिटी है बच्चे पर ध्यान देने की वो कम हो जाती है। चाहते हुए भी कि वो बच्चे को टाइम देना चाहते हैं पर फिर भी वो दे नहीं पाते, ना चाहते हुए भी बच्चा इग्नोर हो जाता है और उनके लिए बच्चे की ज़रूरतों को समझना करीब करीब नामुमकिन सा हो जाता है। सेकेंड स्टेज आता है शॉर्ट टर्म आफ्टरमैथ स्टेज। ये 2 साल तक चल सकता है और इसमें बहुत सारा उथल पुथल होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल बदलाव आते हैं। और पहले स्टेज में जब बच्चा ये रिकॉग्नाइज कर रहा था कि अब तो फैमिलीज अलग हो जाएंगी, इसके गहरे असर अब बच्चे के अंदर पड़ने लगते हैं, क्योंकि बच्चा अब डिवोर्स की रियलिटी से रूबरू होने लगता है। इस रियलिटी को, इस सच्चाई को अब वो अपनाने लगता है और गहरे में उसके अंदर एक अकेलापन और एक दर्द धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। पहले स्टेज ने जिस डर की, जिस घबराहट और चिंता की नींव रखी थी, अब ये डर, घबराहट और भी गहरे में बच्चे में पनपनी शुरू हो जाती है, बस जाती है अंदर। पेरेंट्स के बीच के आपसी कलेश, आपसी कॉन्फ्लिक्ट और नफरतें इतनी आम हो जाती हैं, इतनी गहरी हो जाती हैं कि अब ये बच्चों के लिए बहुत ही सीरियस कंसर्न बन जाती हैं और बच्चा इस सब स्ट्रेस से गुजरता हुआ बहुत ही तनावग्रस्त, बहुत ही स्ट्रेस्ड अप हो जाता है। जो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, मतलब 8, 10, 12 साल तक की उम्र या उससे बड़े बच्चे जो होते हैं, वो तो अक्सर पेरेंट्स के द्वारा एक प्यादे के तौर पे, हथियार के तौर पे इस्तेमाल किए जाने लगते हैं। खींचतान में कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर बच्चा बस रूलता रहता है, इधर से उधर घूमता हुआ परेशान सा रहता है। और कई पेरेंट्स तो इस हद तक गाली गलौज, नफरतों से भर जाते हैं कि वो बच्चे के ऊपर अपनी एडल्ट लाइफ के बारे में भी काफ़ी कुछ डिस्कस करने लगते हैं। चीटिंग का इशू हो, एक्स्ट्रा मैरिटल इशू हो, कुछ सेक्सुअल इश्यूज हो उनके बीच, वो भी बच्चे को बोलना शुरू करते हैं। बच्चे के दिमाग में वो सब भी भरने लगते हैं कि कैसे तुम्हारे पापा ने, कैसे तुम्हारी मम्मी ने हमारा नुकसान किया, हमारे साथ चीट किया, कैसे उन्होंने अफेयर किया, कहाँ कहाँ जाते थे, क्या क्या करते थे। हर तरह की जो गंदगी होती है, हर तरह की जो गंदी और अनएक्सपेक्टेड, इनएप्रोप्रिएट बातें होती हैं, वो बच्चे के दिमाग में डालने लगते हैं ताकि बच्चे को किसी तरह से अपने दूसरे पेरेंट के अगेंस्ट कंडीशन कर दें, उसके खिलाफ कर दें, ताकि बच्चा उनके पास आ जाए। इसके बाद जो अगला फेज आता है वो होता है लॉन्ग रेंज पीरियड। ये पीरियड अक्सर डिवोर्स के डिसीजंस या सेपरेशन के डिसीजंस के अराउंड शुरू होता है, जो कि करीब 2-3 साल जिसमें ऑलरेडी लग चुके होते हैं, जैसे कि पहले 2 स्टेजेस में बताया। और ये जो पीरियड है आगे आने वाला, ये कई सालों तक चल सकता है। मतलब डिवोर्स के डिसीजन या सेपरेशन के डिसीजन के शुरू के 2 साल, उसमें होने वाली सारी कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ, और फिर कई सालों तक कभी बच्चे की कस्टडी को लेकर, कभी कुछ रीजंस की वजह से दोनों पेरेंट्स के बीच लड़ाइयाँ गहरी होती जाती हैं, गहरे में पकड़ बनाने लगती हैं, और कई साल लग सकते हैं इस सेपरेशन के बाद के प्रोसेस में कि अंत में डिवोर्स हो पाए। तो डिवोर्स के लेवल तक, डिवोर्स के उस स्टेज तक पहुंचने में कई सालों की यात्रा, कई सालों की जर्नी हो जाती है, पेरेंट्स की भी और बच्चे की भी। इसमें अनरिजॉल्व्ड बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इमोशनल इश्यूज, ब्लेम्स होती हैं, ब्लेम गेम चलती है, रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स, दहेज के, ये वो, बीमार सिद्ध करने के, एक दूसरे को मेंटली सिक, मेंटली इल सिद्ध करने के सारे पैंतरे पेरेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल में लाते हैं ताकि किसी तरह से दूसरे पेरेंट का केस कमज़ोर हो जाए और अपना केस स्ट्रांग हो जाए। तो अपने केस को स्ट्रांग करने में, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में केस को मोड़ने में, अपना केस स्ट्रॉन्ग करके दूसरे को हराने में, दूसरे को बेइज्जत करने में लगे रहते हैं पेरेंट्स। और ये फेज कई सालों तक एक्सटेंड होता रहता है। कुछ पेरेंट्स इस बीच किसी और पार्टनर में भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं, लिव इन में चले जाते हैं, दोबारा शादी भी कर लेते हैं, या जिसे कहें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं, या सेक्सुअल रिलेशंस बनाने लगते हैं, किसी के साथ डेट करने लगते हैं। और इस स्टेज में करीब बच्चा जो है वो किसी एक पेरेंट के साथ भी रहने लगता है। करीब पक्का हो जाता है कि एक या एक से ज़्यादा जितने भी बच्चे हैं वो किस पेरेंट के साथ रहेंगे, कैसे, कहाँ रहेंगे, इस पर भी करीब कंसेंट धीरे धीरे बनने लगता है। और अगर नहीं बना तो शायद चाइल्ड कस्टडी ही एक मेन मुद्दा रह जाता है, जिससे कि ये जो तीसरा स्टेज है ये खिंचता जाता है। ऐसे स्टेज में एक और परेशानी ये होती है कि कई बार जो बच्चा है वो शायद अपने किसी स्टेप पेरेंट के साथ रहना शुरू कर दे, जो कि शायद अभी पेरेंट ना भी बना हो, पर शायद वो अपने पेरेंट की लाइफ में ही रहा हो,
और उनका कोई अफेयर चल रहा हो, तो जब वो उस स्टेप पेरेंट को पसंद करना शुरू कर देता है तो उसके अंदर एक गिल्ट, एक स्ट्रेस, एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि शायद मैं अपने रियल पेरेंट के प्रति डिसलॉयल हूं, उनको धोखा दे रहा हूं। मतलब जैसे लगा लीजिए अगर फादर की एक और किसी लेडी के साथ रिलेशन है तो बच्चा अगर उस लेडी को पसंद करने लगता है तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि शायद मैं अपनी मम्मी से धोखा कर रहा हूं, शायद मैं भी वही कर रहा हूं जो पापा करते रहे हैं। शायद पापा को अगर कोई और लेडी पसंद आ गई, शायद मुझे भी अगर वो फैमिली पसंद आती है जो पापा बना रहे हैं, तो मैं भी अपने मम्मी को धोखा दे रहा हूं, मम्मी के साथ बुरा कर रहा हूं। तो ऐसे पापा और मम्मी के बीच झूलते हुए इन कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ बच्चे का दिमाग हो जाता है। वो समझ नहीं पाता बच्चा कि मैं किसको पसंद करूं, किसके पास जाऊं, कौन मेरा असली पेरेंट है, कौन नहीं है, कौन सच्चा, कौन झूठा, किससे मुझे कितना लगाव है, किससे मुझे कितनी नफरत रखनी चाहिए, मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए, कौन बुरा, कौन अच्छा पेरेंट है। बच्चा इस कॉन्फ्लिक्ट में परेशान रहता ही है, परेशानी से उसका जीवन भरा रहता है। ये जो फेज़ होता है इसके अंदर अक्सर बच्चों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैंटेसी होती है कि काश मेरे पेरेंट्स दोबारा से साथ आ जाएं, काश ये आपस में अपने इश्यूज रिजॉल्व कर लें। कई बार तो बच्चे अपने पेरेंट्स को इसी फेज़ में काउंसलिंग में भी खींच कर लाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मैरिटल कपल काउंसलिंग अरेंज करते हैं, अपने रिलेटिव्स से बात करते हैं कि किसी तरह से वो इनको समझाएं और ये साथ आ जाएं। अगर बच्चे बड़े हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं, हालांकि हम यहाँ पर बच्चों की बात कर रहे हैं, पर अगर लेट टीनेज में बच्चे हैं जो कि एडल्टहुड में कदम रख रहे हैं, तो वो काफ़ी मैच्योर स्टेप्स लेने की भी कोशिश करते हैं और पेरेंट्स को आपस में काउंसिल करने लगते हैं। और ये बच्चे तब भी करना नहीं छोड़ते जब वो देख भी लें कि हमारा जो एक दूसरा पेरेंट है वो शायद किसी और पार्टनर के साथ किसी रिलेशनशिप में बिजी है या उसमें इन्वॉल्व हो चुका है। तब भी वो कोशिश करते हैं कि शायद मेरे पेरेंट्स में कोई ऐसी फीलिंग होगी, कोई ऐसी सेंटिमेंट होगी जो कि अपने पुराने पेरेंट के लिए जग जाए और वो फिर से साथ आ जाए, फिर से जैसे बचपन होता था, फिर से शायद जैसे पहले लाइफ जीते थे शायद वो वैसा जीना शुरू कर दें। एक बहुत जो कॉमन लॉस जो कि बच्चे अक्सर इस फेज़ में एक्सपीरियंस करते हैं और जो डिवोर्स के बाद भी अक्सर बना ही रहता है, वो होता है कि फादर और चाइल्ड की रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अक्सर मदर्स ही होती हैं जो कि सोल कस्टडी ले लेती हैं बच्चे की। भले ही बच्चा छोटा हो या टीनेजर हो, ज़्यादातर मामलों में मदर को ही पूरे तौर पे कस्टडी मिल जाती है। तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं, सभी नहीं पर कुछ बच्चे तो होते ही हैं जो कि इस अलगाव को, जिसमें कि वो फादर से दूर रहता है, अलग रहता है, किसी किसी केस में तो वो कभी कभी मिलने चला जाता है फादर के साथ, तो कभी कभी किसी केस में वो फादर से मिल ही नहीं पाता। तो ऐसे में कुछ बच्चे जो हैं वो इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि जैसे पापा जो हैं वो उन्हें प्यार नहीं करते या वो अब अनलवेबल हैं, पापा को उनकी ज़रूरत नहीं है या पापा जो है वो उन्हें भूल चुके हैं। तो ऐसे में बच्चे के ऊपर काफ़ी सदमा पहुंचता है, काफ़ी ट्रॉमेटिक हो जाता है ये सोचना, ये महसूस करना कि अब दूसरा पेरेंट उन्हें बिल्कुल प्यार नहीं करता जो कि उनका अपना ही पेरेंट था। तो ये जो ट्रॉमा है ये बच्चे कई साल तक और ज़िंदगी भर भी कैरी कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करते हुए इसका बाकी का पार्ट आपसे सेकंड वीडियो में शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग एज ग्रुप में बच्चों में किस तरह के सिम्टम्स, मतलब इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखे जाते हैं जो कि डिवोर्स के प्रोसेस के दौरान बच्चे अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं। बच्चों की ये प्रतिक्रिया, रिएक्शन होती है और उनके एज पे डिपेंड करती है, क्योंकि हर एज ग्रुप का बच्चा एक ही तरह से अपने माँ बाप के डिवोर्स को इंटरप्रेट, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। इसलिए अलग अलग स्टेजेस पर बच्चे अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स, रिएक्शन देते हैं। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर सुनिए। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।